हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइक लर्निंग। माय नेम इज़ दीपिका ओली और आज हम हैं डे 15 यानी लास्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज ऑफ 15 डेज डूइंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स जो भी साइकोलॉजी में आती है बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को कि मैथ्स है कैसे समझ आए कैसे क्या करें। तो आज हम उसका लास्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एंड विद दिस वी हैव completed all the statistics concept from start to finish. We have covered all the topics as much as we can and already हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं। इसके अलावा कोई माइनर सी चीज़ रह भी जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल रिलीज अ वीडियो डिफरेंटली फॉर दैट। अदरवाइज वी आर वेरी वेरी डन फॉर एवरीथिंग विच इज़ देयर। सो आई थिंक फॉर टुडे वी कैन मूव ऑन एंड सी बिकॉज आज हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल वाला पार्ट करने वाले हैं। टुडे इज़ आवर लास्ट क्लास। सो फर्स्ट इज़ योर काय स्क्वायर। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द काय स्क्वायर क्या होता है, फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी और ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हम करेंगे एंड उसके बाद हम कैंडल स्टाउ का कोरिलेशन भी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो जिसको भी जो कंफ्यूजन थी आज वो क्लियर हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस दिस। चलो, so first we are going to do chi-square test. Chi-square test is basically nothing but it is a statistical procedure which is determining the difference between the observed and the expected data. जो आपने डेटा ऑब्जर्व किया है कि ये मेरा डेटा है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, उन दोनों के बीच की डिस्क्रिपेंसी को मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर है वो काई स्क्वायर टेस्ट है। Okay, this test can also be used to determine कि whether it is correlating to the code categorical variable in our data. इसका इस्तेमाल किया जाता है दो कैटेगरिकल वैल्यूज के बीच की चांसेस ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं उसके लिए। काय स्क्वायर का जो गोल है इट एक्चुअली फाउंड टू डिस्पैरिटी बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रिडिक्टेड डेटा एंड ऑल्सो टू लिंक बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। तो ये एक आइडियल चॉइस है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसे हम नॉमिनल डेटा कह सकते हैं। काय स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे कि एनिमल्स, कंट्रीज। जो नॉमिनल डेटा है या जो ऑर्डिनल डेटा है उस तरह का डेटा का स्क्वायर टेस्ट करता है। दे कैन नॉट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंस दे कैन ओनली हैव अ पर्टिकुलर फ्यू वैल्यूज। इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ही लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, इस वजह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता शो। नाउ वी विल मूव ऑन टू डू कि क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो एक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ द इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी। तो क्वेश्चन क्या है कि एन एटीट्यूड स्केल डिजाइन टू मेजर द एटीट्यूड टूवर्ड्स को एजुकेशन। एक एटीट्यूड स्केल लगाई गई कि को एजुकेशन के टूवर्ड्स क्या एटीट्यूड है लोगों का। 240 बच्चों में लगाई गई और इनका रिस्पॉन्सेज जो था वो फेवरेबल, न्यूट्रल या अनफेवरेबल, ऐसे तीन ऑप्शंस में से एक चूज करना था बच्चों को। 240 क्वेश्चंस मतलब 240 बच्चों पे ये दिया गया। ऑफ द मेंबर्स इन द ग्रुप 70 बच्चों ने या 70 लोगों ने बोला कि ये फेवरेबल है, 50 ने बोला कि न्यूट्रल एटीट्यूड था उनका को एजुकेशन के लिए, और 120 लोगों ने बोला कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि क्या ये जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली में सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताते हैं एटीट्यूड में, कि लोगों का एटीट्यूड सच में डिफरेंट है या ऑलमोस्ट सेम ही है, कि जो ये डिफरेंस है क्या वो सच में सिग्निफिकेंट है, वो इतना है कि वो दिख सके, वो बता सके। सो दिस इज वी हैव टू डू। नाउ वी हैव द कैलकुलेशंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ, आप देखो। वी हैव, अब हम पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो वी हैव ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फेवरेबल में 70 बच्चों ने बोला फेवरेबल, न्यूट्रल बोला 50 बच्चों ने और 120 बोला अनफेवरेबल। टोटल 240 है। अगर देखा जाए दो टोटल 240 या 240 लोग हैं, तो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना दिखाना हो तो व्हाट वी कुड हैव डन, हमें 240 को 3 से डिवाइड करना चाहिए ना, विच कम्स आउट टू बी 80। मतलब 80 लोग बोले फेवरेबल है, 80 बोले न्यूट्रल है, 80 बोले अनफेवरेबल है, तब पता लगेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है किसी के एटीट्यूड में, मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ऑल द मोस्ट सम एक मतलब बराबर लोग हैं जो बता रहे हैं। अब ये हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इतना होना चाहिए। अब 70 में से 80 माइनस किया, वी गॉट -10, वी गॉट -30 एंड वी गॉट 40। अब अगेन जैसे सब में करते हैं, माइनस का साइन हटाने के लिए हमने माइनस करके स्क्वायर लगाया, तो इट कम्स आउट टू बी 100, 900 एंड 1600। फिर हमने इसे क्या किया, हमने एफ ई यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, इसको सबको हमने 80 से डिवाइड किया,
तो वी गॉट दीज वैल्यूज। ठीक है, अलग अलग। अब जो सिग्मा है वो क्या है, एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर बाय एफ ई। अब ये जो तीनों आए हैं 1.25, 11.25 एंड 20, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी डिवाइड एफ ई से कर चुके हैं, हम इन तीनों को ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर विच इज 32.5। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद रहे, इसकी होती है R-1, C-1, विच इज रोज -1, कॉलम्स -1। तो रोज भाई आपकी 2 है और वो भी आपकी यू नो वी हैव 2, तो वी गॉट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज 2। ठीक है, वी हैव नहीं, ये हमारी 2 है और ये हमारी 3 है, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने 2 बोला, ये 3 है। सो वी हैव 2-1, 3-1 विच वी गॉट 2। तो काई स्क्वायर की टेबल में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 पर वैल्यू चेक करेंगे, 5.59 आ रही है और हमारी जो वैल्यू है वो ऑब्टेन वैल्यू 32.5 है विच इज फार अबव द गिवन टेबल। ठीक है, तो हमारी जो ऑब्टेन वैल्यू है वो हमारे टेबल से ज्यादा आई है, सो वी विल डिस्कार्ड द नल हाइपोथेसिस। ठीक है ना, काई स्क्वायर में ऐसे होता है, right? Whenever we got the higher value, we discard the null hypothesis, just like it is done in the parametric thing. It is the only difference here. ठीक है ना, समझ गए आप ये क्वेश्चन कैसे हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है टेस्टिंग द डाइवर्जेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स फॉर दोज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ऑन द हाइपोथेसिस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो क्वेश्चन ध्यान से, दे आर सेइंग 180 स्कूल टीचर्स हैं, उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, अब ये बताना है कि क्या ये टीचर्स एक्चुअली में सिग्निफिकेंटली डिफर करती हैं परफॉर्मेंस में एक से दूसरे में। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर टीचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। यहाँ देखो, 6 कैटेगरीज में टीचर्स को डिवाइड किया और कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी में 15 टीचर्स थी, फिर 25 थी, फिर 45, फिर 50, फिर 35, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद से ये आपका नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ में क्या होता है, 34% मानते हैं हम कि मीडियन में है। अगर आपको याद होगा, नहीं है तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के यहाँ पर जैसे 3 कॉलम्स हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू जिस तरह से डिवाइड होती है, जो मिडिल वाले दोनों पॉइंट्स होते हैं उसमें 34% उसके बाद वी हैव 14%, 13.59 को 14 मानते हैं, एंड देन वी हैव 2%। ये होना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो इतने केसेस आने चाहिए, नंबर ऑफ केसेस। अब यहाँ पर है नहीं ऐसा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, एग्जैक्टली वी कैन नॉट चेंज। एक्सपेक्टेड में हम क्या करते हैं, जैसे जो फर्स्ट वाली वीडियो है, जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो आई है 3.6। कैसे आई है, आना चाहिए इतना, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डू 2.28% ऑफ 180, यानी 2.28 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 180। सबको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम 2.2 भी नहीं, हम सिर्फ 2% का ही निकालेंगे। 2% ऑफ 180 जो आया वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या है, 14 है ये, तो 14% जो आया वो यहाँ, फिर 14% जो आया यहाँ, एंड जो ये सॉरी 14% वाले सेंटर में है, एंड देन वी हैव 34% वाले, एंड देन वी हैव, आई विल रिपीट एक बार फॉर यू अगेन, जैसा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में होता है उस तरह से इसे हम लेके चलेंगे, जस्ट सी लाइक दिस। ऐसा होता है नॉर्मल में। यहाँ पर सेंटर में ये आया 34% ऑफ 180, ये भी 34% ऑफ 180, ये 14% ऑफ 180, ये भी 14% ऑफ 180, और ये 2% ऑफ 180 एंड ये 2% ऑफ 180। इस तरह से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल ली। फिर सेम करना है, माइनस करना है, उनका स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है, एंड फाइनल आपको आंसर यहाँ लिख देना है 55.63 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, तो 6-1, 2-1 विच कम्स आउट टू बी 5। क्रिटिकल वैल्यू चेक करेंगे तो हमारी जो ऑप्टेन का स्क्वायर की वैल्यू है वो ज़्यादा है, सो अगेन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दैट्स इट। देन वी हैव chi स्क्वायर एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस टेस्ट। एक अनदर एग्जाम्पल। सो इस टेबल में आप देखो डबल एंट्री है, जिसे हम 2 वे टेबल कहते हैं, जहाँ पर 100 बॉयज हैं और 100 गर्ल्स हैं, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि देयर शुड बी अ सेम सिलेबस इन ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज। उसमें से 3 ऑप्शंस थे, एग्री, न्यूट्रल एंड डिसएग्री। तो बॉयज ने क्या बोला, बॉयज ने 20 बॉयज ने अग्री किया, 30 ने न्यूट्रल, 50 ने डिसएग्री, 50 गर्ल्स ने अग्री, 20 ने न्यूट्रल, इन्होंने डिसएग्री। अब अगर आप डिवीजन करो इसका उसके हिसाब से, यहाँ पे ये 70
लोगों ने अग्री बोला, तो 70 लोगों के अग्री के हिसाब से दोनों में 35-35 होना चाहिए। यहाँ पर 50 लोगों ने अग्री बोला तो दोनों के लिए 25-25 होना चाहिए, और 80 के लिए दोनों के लिए 40-40 होना चाहिए। सो दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विच शुड बी देयर, जो होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है। सो द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच सेल इज दिस, ये मेथड है 70 डिवाइड बाय 100, 70 × 100 डिवाइड बाय 200, बेसिकली टोटल पॉपुलेशन से हमने डिवाइड किया, तो वी गॉट दिस। ठीक है। अब उसके बाद से बॉयज़ ने इन चीज़ों पे अग्री किया, गर्ल्स ने इस पे किया, एक ये टेबल आ गई एंड ये आपकी टोटल वैल्यूज़ आ गई। तो ये आपकी है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ये आपकी आएंगी एक्सपेक्टेड, जो आपने यहाँ पे लिखे हैं 35, 35, 25 एंड 40। फिर आप अगेन सेम चीज़ करोगे, माइनस करके वैल्यूज निकलोगे, उसका स्क्वायर करोगे एंड देन यू विल गेट दिस, यू विल गेट 19.86, एंड दिस इज हाउ यू विल जस्ट चेक फ्रॉम द टेबल एंड यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वेरी सिंपल, ऑल द मोस्ट मेथड सेम है, सिर्फ एक प्रोसीजर या दो प्रोसीजर का फर्क है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको ये कैसे निकालना है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका अलग है सब में, बस। आई होप आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आ गया तो भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं और उसके आगे पढ़ते हैं, विच इज योर आवर कैंडल स्टाउ। तो कैंडल स्टाउ जो है वो एक कोरिलेशन कॉफिशिएंट है, जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक मेजर है, और वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों बताता है वेरिएबल के बीच में, लेकिन ऑर्डिनल स्केल पर। ओके, तो ये नॉन पैरामेट्रिक हो गया। ठीक है। इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू C माइनस डी डिवाइड बाई C प्लस डी, जहां पर C जो है वो कॉन्कर्डेंट पेयर्स है और D जो है वो डिस्कॉर्डेंट पेयर्स है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया था, सपोज 2 बास्केटबॉल कोचेस ने जो है अपने 12 प्लेयर्स को रैंक दिया कि उनके हिसाब से कौन सा जो पर्सन है वो कैसा है। जैसे आज है, एजे को कोच वन ने वन दिया, कोच टू ने भी वन दिया, बेन को टू दिया, उसको भी टू दिया, कॉर्नर को 3 एंड 3, डुआने को कोच वन ने कहा मेरे हिसाब से फोर्थ रैंक, लेकिन कोच टू ने कहा मेरे हिसाब से 5 रैंक। तो ऐसे ही दोनों रैंक्स उन्होंने दिए और यहाँ पे हमने लिख ली। कॉन्फिडेंट पेयर निकालना बहुत आसान है। आप जैसे ये देखो, हम कोच टू से स्टार्ट करेंगे, सेकंड वाले से, कि इसके नीचे कितने पेयर्स है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये रैंकिंग तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमने, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना होता है कैंडल स्टॉर्म, एक चीज आप ध्यान से सुनो, आप एक के हिसाब से रैंकिंग कर लेते हो और दूसरे को वैसा ही लिखते हो जैसा किसी और ने बोला है ना। इसे तो आपने छोटे से बड़ा लिख दिया, मतलब हो सकता है कि उसने पहले डुआने को कहा होगा कि मेरे हिसाब से ये फोर्थ है, लेकिन कोच वन के हिसाब से हमने सीरियल में लिख दिया है ना, मतलब जो फर्स्ट था उसे यहाँ लिख दिया, जो सेकंड आया बेन, थर्ड कॉर्नर, लेकिन एजे को कोच टू ने क्या कहा है, वो वन कहा है। तो अब इसके नीचे कितने लोग हैं अगर आप देखो, इसके नीचे 11 लोग हैं तो हम यहाँ 11 लिखेंगे, इसके नीचे 10 है तो हम 10 लिखेंगे, इसके नीचे 9 है तो हम 9 लिखेंगे। अब 3 के बाद यहाँ 5 है, लेकिन 5 से नीचे, ठीक है, इफ वी विल राइट, तो ओके सॉरी, यहाँ पर इसे चेंज करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 है, 5 के नीचे, ये 10 हो गया, 9 हो गया, 5 के नीचे कितने हैं, 7 है, तो हमने 7 एग्जैक्टली लिख दिया। लेकिन अब हम 4 के नीचे देख रहे हैं, तो 4 के नीचे जो ये नंबर है, जो 4 के नीचे नंबर हैं सारे, वो तो बड़े हैं ना नंबर सारे, ये 4 से बड़े हैं। हम तो देख रहे थे कि कौन सा नंबर कम है, तो रैंकिंग ज्यादा आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो उसके ऊपर वाले की रैंकिंग है एग्जैक्टली उसी को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब जैसे 7 से नीचे जो नंबर्स हैं, वी विल राइट दिस, ठीक है। तो 6 के आगे हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है हम वही लिख देंगे। एग्जैक्टली वी विल डू विद दिस ऑल्सो। 10 के नीचे भी वी विल डू दिस, क्योंकि 10 के बाद 9 आया हुआ है, तो 9 से ऊपर वाला जो नंबर लिखा है वही लिख देंगे, क्योंकि 10 से नीचे क्या है, 10 से नीचे सिर्फ दो हैं जो बड़े हैं, ठीक है, 11 एंड 12। सो वी हैव रिटन 2, तो दैट्स वाई इसमें भी हम यही लिख देंगे, एंड 11 के नीचे ऐसे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। उसके बाद से डिस्कॉर्डेंट में क्या है, हम इसे उल्टा देखते हैं बेसिकली, जैसे कि इसके नीचे कितने बड़े लोग हैं, मतलब अगर हम देखें कि कितने डिस्कॉर्डेंट हैं जो 1 से बड़े हैं, कोई भी नहीं है तो 0, 2 के नीचे कोई उससे बड़ा नहीं है, 0, 3 के नीचे कोई उससे बड़ा नहीं है, 0, लेकिन 5 के नीचे एक बड़ा है ना, 4, सॉरी छोटा है, अभी हम बड़ा करे थे, हम सो सॉरी, मेरे बताने में कंफ्यूजन हो रहा है, पहले हमें बड़ा देखना है कि कौन सा नंबर है, तो अभी हम देख रहे हैं उससे छोटा कौन सा है, तो छोटा एक है, तो वी हैव रिटन 1। और उसके बाद से हमने क्या करा, 7 के नीचे वी हैव ओनली 1 विच इज 6, बाकी तो सब 7 से बड़े हैं नंबर, एंड फॉर 10 दिस इज लाइक दिस। आई शुड रिपीट दिस अगैन फॉर यू, आई थिंक कंफ्यूजन हो गया है, सो आई विल रिपीट दिस अगैन फॉर यू, जस्ट सी क्लियरली।
हमने क्या करना है, डिस्कॉर्डेंट, कि वन से कोई छोटा नंबर तो नीचे नहीं है, जहां पर नहीं है वहां जीरो लिखते जाना है। जैसे ही ये फाइव आया, अब फाइव से नीचे इससे छोटा नंबर है फोर, सो वी विल राइट वन। और फोर से नीचे तो कोई नहीं है, सेवन के नीचे अगेन सिक्स है, तो वी विल राइट वन। टेन के नीचे अगेन नाइन उससे छोटा है, तो वी विल राइट वन। तो यहाँ पर हम डिस्कॉर्डेंट देखेंगे जो कम है। यहाँ पर हम देखते हैं जो वन से बड़े हैं, वन से बड़े कितने हैं, 11 नंबर्स हैं, टू से बड़े 10 नंबर्स हैं, थ्री से बड़े 9 नंबर्स हैं, फाइव से जो बड़े हैं वो 7 नंबर्स हैं, राइट। और फोर से भी सब बड़े ही हैं नीचे, तो हम उसमें 7 एग्जैक्टली सेम लिखेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से, अगेन जैसे 10 के नीचे दो नंबर बड़े हैं 11 एंड 12, तो हमने 2 लिख दिया। 9 के नीचे फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है, बिकॉज 9 के नीचे ये दो ही है ना, 11 एंड 12, तो वी विल राइट 2। एग्जैक्टली इसके नीचे, 6 के नीचे सिर्फ 5 नंबर हैं, 7 के नीचे भी सिर्फ 5 नंबर हैं जो उससे बड़े हैं। तो कॉन्फिडेंट है जो लेस, जो मोर देन है, एंड डिस्कॉर्डेंट जो लेस देन है। और उन दोनों को यहाँ पे लिख के कॉन्फिडेंट को ऐड किया 63, डिस्कॉर्डेंट को दिया 3, एंड फॉर्मूला जो था सी माइनस डी, सी प्लस डी लगा के वी गॉट 0.90 कैंडल स्टाउ। दैट इज इट द वैल्यू ऑफ कैंडल स्टाउ। फर्दर कोरिलेशन के लिए हम जेड वैल्यूज लगा सकते हैं। So we have completed the challenge of 15 days, and I hope you understood everything, and I hope we have covered everything which is there. And if you have any doubt, any confusion, you can reach out and you can message. And for any confusion, you can message us. That is it for today. Thank you so much, guys, for taking the classes, for having the patience and being with me till now. We have completed the class, we have completed the challenge, we have completed the whole statistics and make it an easy deal. Thank you, guys. Bye bye. Take care.